हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं भाई? आप सभी को पता है कि आजकल हम चल रहे हैं क्लास 10th के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। आप सभी के क्लास 10th के एग्जाम्स में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहला है बहुविकल्पीय और दूसरा है वर्णनात्मक। और बहुविकल्पीय भी जो आपसे पूछे जाएंगे वो गद्यांश पद्यांश आधारित रहेंगे। तो यही हम अब शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमने अभी तक शुरू कर ही दिया है। 4 चैप्टर हमने बहुविकल्पियों के करा दिए हैं। तो ये एक चीज़ और आपको बतानी है कि जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये सिर्फ आपकी एक बुक से आ रहे हैं, और वो बुक है आपकी क्षितिज भाग 2। कृतिका से कोई एमसीक्यूज नहीं आएंगे, व्याकरण कोई एमसीक्यूज नहीं है, लेखन कोई भी एमसीक्यूज नहीं है। हाँ, अपठित बोध में दोनों चीज़ें रहेंगी आपके पास, एमसीक्यूज भी रहेंगे और वर्णनात्मक प्रश्न भी रहेंगे। तो इसीलिए सिर्फ आपकी एक बुक यानी कि सिर्फ क्षितिज के ही बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास आएंगे, और वो भी गद्यांश पद्यांश आधारित। ठीक है, तो अभी तक हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा चुके हैं 4 चैप्टर के। आज हम लेके आए हैं अपना 5वां चैप्टर। क्लास 10th हिंदी कोर्स एक ही हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। तो ये बुक हमारी शुरू होती है काव्यखंड से। आपके काव्यखंड के बाद हमारा शुरू हो जाता है गद्यखंड। ठीक है, तो काव्यखंड का अभी हम 5वां अध्याय कर रहे हैं। कौन सा अध्याय है? यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो ये जो यहाँ पर 2 कविताएं हैं, ठीक है, नागार्जुन जी ने प्रस्तुत करी है, यह दंतुरित मुस्कान, और दूसरी जो कविता है वो है फसल। तो यहाँ पर जो पहली कविता है आपकी दंतुरित मुस्कान, थोड़ा सा मैं आपको समरी में वो चीज़ समझा देती हूँ कि हमारे जो कवि हैं नागार्जुन, ये अक्सर जो है बाहर रहते हैं। ठीक है, उनको घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है, काम के पर्पज़ से भी बाहर रहते हैं। तो ये अपने बच्चे से जब पहली बार मिलते हैं तब तक इनके बच्चे के जो है वो छोटे छोटे से दांत आ जाते हैं। तो देखिए ना, हल्का सा दांत जो है वो 4-6 महीने में बच्चों के आने लगते हैं। तो ये जब बच्चे के हल्के दांत आ गए तब ये पहली बार अपने बच्चे से मिले, और मिलते ही वो इतना प्रभावित हुए उस मुस्कान से कि उन्होंने ये पूरी कविता लिख दी। ठीक है, कविता हम पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, आप लोगों को मैंने पढ़ा दी है कविता, लाइन वाइज हर एक चीज़ अर्थ समझाया। उसके बाद दूसरी जो कविता है, जो अनाज हम खाते हैं, हमारी थाली में जो दाल चावल सब्जी रोटी आता है, तो ये फसल के थ्रू हम तक पहुंचता है। फसल उगती है ना, गेहूं की फसल होती है, और आपके दलहन की दालों की फसल होती है, सब्जियां उगती हैं, होता है। तो ये फसल क्या हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाती है? इनको उगाने में कितने कितनों का साथ रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, प्राकृतिक उपादान रहते हैं, मनुष्य की मेहनत रहती है। इन्हीं सब को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया इन्होंने फसल कविता में। तो दोनों कविताएं हमने पढ़ी हैं। अब इन्हीं पर आधारित हमारे पास काव्यांश दिए गए हैं, जिन पर आधारित हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय आपके पास तो काव्यांश आधारित आएंगे, लेकिन तब भी हमने संपूर्ण पाठ आधारित कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न आपके में ऐड कर दिए हैं, ताकि जो है आप उनको भी प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर करीबन हमारे पास 5 काव्यांश हैं जिनको हम देखेंगे और उन पे आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला काव्यांश है, ध्यान दीजिएगा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तालाब को छोड़ मेरी झोपड़ी में खिल रहे नवजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो यहाँ पर अपने बच्चे की प्यारी सी मुस्कान देखने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यानी कि छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, ये मरे व्यक्ति में भी जान डाल देगी। अब यहाँ पर मरा हुआ व्यक्ति से तात्पर्य है जिसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी होती है। यानी कि अब ये लिटरली तो हो नहीं सकता कि व्यक्ति मर जाए और तब कोई हंस दे तो वो उठ के बैठ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मृतक वो व्यक्ति होता है जो जीवित तो होता है लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी होती है। धूल दूसर तुम्हारे ये गात। अब क्या है, बच्चा जमीन में खेलता है तो उसका शरीर क्या होता है, वो धूल से भर जाता है। तो वही कह रहे, तुम्हारा ये गात मतलब शरीर, तुम्हारा ये शरीर जो धूल मिट्टी से सना हुआ है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे नवजात। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम्हारा ये शरीर धूल से परिपूर्ण है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज तालाब को छोड़कर ये फूल, कमल का फूल मेरी झोपड़ी में खिला हुआ है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? रीज़न ये है कि देखिए, जो कमल का फूल होता है वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, लेकिन कितना सुंदर होता है। उसी तरीके से तुम भले ही मिट्टी में सने हुए हो, लेकिन तुम उस कमल की भांति ही सुंदर लग रहे हो।
परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब कठिन पाषाण का मतलब होता है कठोर पत्थर। तो यहाँ पर कठोर पत्थर लिखा तो है, लेकिन इसके पीछे का आश्रय है वो लोग जिनके हृदय में किसी भी तरह की भावनाएं नहीं होती, दूसरों के लिए कोई भी दया भाव नहीं होता, ऐसे लोगों के दिल पत्थर के होते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर कठिन पाषाण। तो वो कह रहे हैं ऐसे लोग जो जिनका हृदय पाषाण यानी कि पत्थर की भांति है, अगर तुम उनके सामने जाकर उनको छू मात्र लो तो उनका हृदय भी जो है वो मोम की तरह पिघल जाएगा। तुम्हारा साथ पाकर ऐसे लोग जिनका जो है क्या कहते हैं हृदय पत्थर का हो जाता है वो भी पिघल जाएगा। नेक्स्ट आ गए, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कभी यहाँ कहते हैं कि मेरा जो ये हृदय था ये भी बांस के पेड़ की भांति जो है वो कठोर था, और बबूल के जो कांटे होते हैं उसकी तरीके से ये नुकीला था। कहने का तात्पर्य है कि मैं बहुत ही निष्ठुर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं तुम्हारे संपर्क में आया मेरा हृदय, मेरा स्वभाव सभी ही शेफालिका के फूल की भांति नरम और कोमल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा काव्यांश। अब इस काव्यांश पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। बच्चे की मुस्कान हताश व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, क्या दिया है, अगर कोई व्यक्ति हताश हो चुका, अब ये हताश कौन होता है, मैंने बताया ना, ये नाम उसमें दिया नहीं गया, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की इच्छा खो चुका हो उसको हताश कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, आशा एवं प्रसन्नता का संचार करती है, उसे उत्साहित करती है, उपरोक्त दोनों, या गहरी हताशा से भर देती है। अगर बच्चे की मुस्कान ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से निराश हो चुका है वो देख ले तो क्या होता है, यहाँ पर आशा एवं प्रसन्नता का संचार भी करती है और उसे उत्साहित भी करती है। तो हम कहाँ लगा देंगे, उपरोक्त दोनों पर। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में गात से अभिप्राय है, क्या है बताइए, काया, शरीर, वदन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर गात मतलब होता है शरीर। आप शरीर के ही पर्यायवाची ले लीजिए, आप काया ले लीजिए, वदन ले लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब अलंकार बताइए। अलंकार अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, मृतक में भी डाल देगी जान। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर बच्चे की मुस्कान की प्रशंसा करते हुए कवि ने क्या किया है, लोक मर्यादाओं को लांघ दिया है। कहने का तात्पर्य क्या है, मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जो है अतिशयोक्ति कर दी, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, कवि प्रश्नोक्त पंक्ति में क्या दिखाना चाहता है। ये जो हम लोगों ने पंक्तियां पढ़ी इसमें वो बता क्या रहे हैं हमको। ऑप्शंस देखते हैं, बच्चे की मुस्कान का प्रभाव, बच्चे का हंसने का गुण, अपनी काव्य शक्ति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कवि ने जो दिखाया है वो है बच्चे की मुस्कान का प्रभाव, यानी कि एक बच्चा जब हंसता है तो उसकी हंसी में इतना ज़्यादा निश्चलता होती है, नैसर्गिकता होती है कि वो दूसरों के मन को हर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे के जो हंसी का प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर अलग अलग तरीके से, उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है, काव्यांश के रचयिता का नाम क्या है। ऋतुराज, नागार्जुन, सूरदास, निराला। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक कविता के कवि का नाम पता होना आपके लिए मस्ट है। तो हम सभी को पता है कि ये दंतुरित मुस्कान और फसल, ये कविता किसने लिखी है, नागार्जुन जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब आ गए हम अगला काव्यांश। देखिए हर काव्यांश में 5 सवाल आपके पास में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 सवाल बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। एक काव्यांश के अंदर कम से कम नहीं तो 100 से 150 प्रश्न बन सकते हैं, तो हम तो सिर्फ 5 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो कोशिश आप यही करना कि जो काव्यांश, जो कविता, जो गद्य आप पढ़ रहे हो उसे अच्छे से समझो, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, करना आपको ही है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चंस कराकर प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर आपको एक ही काव्यांश पर 50 प्रश्न करा दें और ये कहें कि नहीं इतने ही में से आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उससे अलग हटकर प्रश्न आ जाए, है ना। तो इसलिए काव्यांश हर बार मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, देखिए क्या कह रहे हैं, तुम मुझे नहीं पहचान। अब देखिए बच्चा क्या होता है, चाहे पिता हो चाहे माता हो, अगर बच्चे के साथ हमेशा संपर्क में रहे तो बच्चा उसको पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे कवि नागार्जुन क्या हैं, वो अपने बच्चे के लिए अपरिचित हैं, क्योंकि वो बहुत समय बाद कह लीजिए या पहली बार अपने बच्चे से मिल रहे हैं। तो बच्चे ने आज से पहले अपने पिता को तो देखा नहीं है, चाहे मान लो हम पिता हो चाहे कोई भी हो, अगर बच्चा पहली बार देखता है तो पहचान नहीं पाता, उसके लिए वो अपरिचित ही रहता है। तो यही है, क्या बोले, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अब तुम इंट्रो दे दो कि तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम मुझे पहचान लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना। आपको उसे बच्चे के साथ संपर्क बनाना पड़ता है, तो वो संपर्क कभी ने बनाया नहीं। तो वही प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो तो तुम, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए देखना। तो जैसे हम लोग किसी चीज़ में एकदम से खो जाते हैं ना, तो हमारी पलकें भी नहीं झपकती। तो वही चीज़ उन्होंने बताया है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, तुम लगातार बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हो। थक गए हो, अगर भाई बिना पलक झपकाए बच्चा देख रहा है तो यानी कि उसकी आंखें थक जाएंगी। तुम थक गए हो, आंख में लूं फेर, भाई तुम थक गए हो, तुम तो अपनी आंखें हटाओगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं ही तुम्हें देखना बंद कर दूं, तो तुम्हारी आंखें तो झपकेंगी, है ना। तो तुम ये जो लगातार देख रहे हो वो तुम्हारा बंद हो जाएगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। अब कवि कह रहे हैं, अपने मन को भी दिलासा दे रहे हैं और बच्चे को भी ये चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर क्या हुआ कि हम पहली बार एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, ठीक है। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारी मां आज माध्यम ना बनी होती। अब मां के जरिए ही बच्चा क्या होता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, फिर उसके बाद इस पूरी पृथ्वी पर जितने लोग होते हैं, पारिवारिक हो सामाजिक हो, उनसे संपर्क कराने का काम माँ का ही होता है। एक बच्चे का संपर्क वो चाहे पिता से कराए, दादी दादा से कराए या बाहर वालों से कराए, ये सारा काम जो है एक माँ के हेड पर होता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया क्या कि यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यानी कि अगर तुम्हारी माँ ना होती, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो एक तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से वो अपनी पत्नी या उस बच्चे की माँ को धन्यवाद कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं इतनी प्यारी सी मुस्कान, ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान से बिल्कुल भी परिचित नहीं हो पाता, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। तो एक तरीके से इन लास्ट पंक्तियों में उन्होंने अपनी पत्नी को धन्यवाद कहा है। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कवि ने किसके लिए, किससे कहा है। तो ये किससे कह रहे हैं, बच्चे से कह रहे हैं। शिशु से, पाठकों से, उपरोक्त दोनों से या अपनी पत्नी से। तो किससे इन्होंने कहा है, ये इन्होंने कहा है शिशु से, यानी कि वो जो छोटा सा बच्चा है उससे वो ये बात कह रहे हैं। कवि ने शिशु की दंतुरित मुस्कान देखने के लिए किसे आभारी माना है। अब वो दंतुरित मुस्कान देख रहे हैं, अब किसके जरिए वो इस चीज से परिचित हो पाए हैं, किसके लिए वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, वो आभार व्यक्त कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए या उस बच्चे की माँ के लिए। ठीक है, तो अब ऑप्शन आपको उस हिसाब से देना है। क्या देना है, शिशु की माँ को, शिशु को, दांतों को या उपरोक्त सभी को। तो यहां पर वो आभारी किसके हैं, शिशु की माँ को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, शिशु कवि को लगातार क्यों देख रहा है। क्योंकि कवि उसके लिए अपरिचित हैं, वो पहली बार मिल रहा है कवि से, तो वो नहीं पहचानता है, तो लगातार ही तो देखेगा ना। अब आप लोग भी कभी किसी छोटे बच्चे से मिलो जो पहली बार है, वो अगर आपको नहीं पहचानता, या तो वो आपसे डर के अलग होकर अपनी माँ के पास चिपक जाएगा, लेकिन चिपकने के बावजूद उसकी आंखें आप पर ही रहेंगी, है ना। तो वही चीज क्या है, लगातार क्यों देख रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है, डर रहा था, कवि के प्रति अनादर भाव है, या कवि से प्रेम भाव के कारण। तो यहाँ पर क्या है, कवि को लगातार इसलिए देख रहा है क्योंकि वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बच्चा संपर्क साधने में बहुत ही, मतलब बहुत बच्चे ऐसे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो दूसरों से हिलते मिलते नहीं हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो दूसरों के संपर्क में आते ही उनसे हिलने मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुरंत संपर्क में आ जाए।
उनको लगातार देखेंगे, सब करेंगे कि भाई किसी तरीके से वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, हमसे बने, तब हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काव्यांश के रचयिता, फिर से आपके पास आए, कौन है? नागार्जुन जी। ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, यतीन्द्र मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर या मंगलेश डबराल। तो कौन है इसके लेखक? ये हैं आपके नागार्जुन जी। नेक्स्ट आते हैं, कवि को ऐसा क्यों लगा कि बालक उसे नहीं पहचानता। अब ये कौन सा ऐसा क्षण था कि कवि को ऐसा लगा? वो क्या था? वो लगातार उनको देख रहा था। यही चीज हुई थी, लगातार देख रहा था, इसीलिए उनको लगा कि वो पहचान नहीं पाया। देखिए क्या है, बालक द्वारा अपलक कवि को देखने के कारण, अपलक देखना या अनिमेष देखना बात एक ही चीज है। शिशु की भाव भंगिमा से यह शिशु का अपलक देखना उसकी जिज्ञासा प्रकट करता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर सही क्या है आपका? बालक द्वारा अपलक कवि को देखने के कारण, वो लगातार बिना पलक झपकाए वो कवि की तरफ देख रहा है। इससे कवि को लग रहा है कि कवि जो बच्चा है वो मुझे पहचान नहीं पाया है। काव्यांश संख्या 3 है। क्या दिया गया? धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। तो अब ये कविता आगे बढ़ रही है। अभी तक हम दो काव्यांश पढ़ चुके हैं। तीसरे काव्यांश में देखिए क्या है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अब यहाँ पर वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, क्योंकि मैं क्या रहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही नहीं रहा, उस समय नहीं रहा, जब तुम हुए तब नहीं रहा। तो मतलब ये सारी चीजें तुमने और तुम्हारी माँ ने अकेले फेस करी। मैं तो क्या था? चिर प्रवासी था, मैं हमेशा बाहर रहा, मैं अन्य यानी कि मैं एक मेहमान की तरह रहा। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, क्योंकि जब मुझे तुम्हारे नजदीक होना चाहिए मैं नहीं था, तो अब मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि हूं। अब उन्होंने अपने आप को अतिथि कहा क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ना कि वो ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में, इन सारी चीजों के चक्कर में वो घर से बाहर ही रहते थे, तो बहुत कम समय के लिए। अब अतिथि भी है, कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को अतिथि कहा है, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए आते थे। तो वही कहा कि इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, तो मतलब क्या है? तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें दूध दही शहद, जो एक बच्चे के पालन पोषण के लिए जरूरी है, वो जो अमृत है वो तुमको तुम्हारी माँ ही खिला पिला रही थी। देखते तुम इधर कनखी मार। अब क्या कह रहे हैं कि भाई बच्चा क्या है, वो कवि को पहचान नहीं पाया। अब वो सीधे ना देख के वो ऐसे करके कनखी, मतलब वो आंखें तिरछी करके, जैसे ये है तो हम ऐसे करके देखें ना, तो कनखी मतलब होता है कान के पास से देखना, ये कान होता है, तो हम अगर इधर साइड से देखेंगे ऐसे करके तो इसको बोलते हैं कनखी मारना। ठीक है, तो क्या है कि वो कनखी मार के जो तुम देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, क्योंकि तुम तो बच के नजर चुरा के देख रहे हो, और मान लो हम लोगों की आंखें मिल जाती, यानी कि कवि और बच्चे की आंखें जब आपस में टकरा जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और जब हमारी आंखें टकरा जाती तो तुम हल्का सा मुस्कुरा देते, और उस मुस्कुराने में तुम्हारे छोटे छोटे दांत दिख जाते ना, तो वो प्यारी सी मुस्कान मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती और मुझे सम्मोहित करती। क्वेश्चन है, कवि ने धन्य किसे कहा है? तो कविता की पहली ही पंक्ति में था क्या? धन्य तुम, धन्य तुम्हारी माँ। तो यहाँ पर उन्होंने शिशु और शिशु की माँ दोनों को ही धन्य कहा है ना। तो देखिए क्या दिया है, शिशु की माँ को, शिशु को, उपरोक्त दोनों या ईश्वर को। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि दोनों को कहा है तो हम थर्ड ऑप्शन पे लगाएंगे जहां पर दिया है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट आते हैं, मधुपर्क से क्या अभिप्राय है? अब मधुपर्क का तात्पर्य क्या है? मैंने आपको बताया ना कि दूध है, घी है, शहद है, ये सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शहद के समान दूध दही घी शहद तथा गंगा जल मिश्रित प्रेय, अमृत के समान या उपरोक्त सभी। तो यहाँ मधुपर्क से तात्पर्य है जिसमें दूध हो, दही हो, घी हो, शहद हो, गंगा जल हो। तो अब आप ये बताओ कि ये सारी चीजें मिलकर क्या बन जाता है ना, हम लोग पंचामृत बनाते हैं ना, है ना।
तो वो चीज़ें बनती हैं। तो बस इसमें चीनी वगैरह सब, चीनी गुड़ मिला दीजिए, पंचामृत बन जाता है। लेकिन बच्चे को जो है ना मीठा नहीं दिया जाता है इतना ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट आते, देखते तुम इधर कनखी मार, पंक्ति का अर्थ क्या है? देखते तुम इधर कनखी मार, इस पंक्ति का मतलब क्या होता है? तिरछी निगाह से देखना, नजरें चुराना, किसी के प्रति समर्पित होना या नजरें मिलाना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? तिरछी निगाह से देखना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मान लीजिए हम इधर आपसे बात कर रहे हैं और इधर से कोई व्यक्ति आए तो हम क्या करेंगे, हम सर नहीं घुमाकर, सिर्फ आंख घुमाकर ऐसे देखेंगे, तो ये होता है तिरछी निगाह। और कनखी से इसलिए कहते हैं क्योंकि कान के पास से हम देखते हैं, कान हमारा ये होता है, इसके पास से हम ऐसा देखते हैं, तो इसको बोलते हैं कनखी मार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कवि शिशु की मुस्कुराहट देखकर क्या अनुभव करता है? अगर कवि, जो कवि है वो जब शिशु की मुस्कान को देखता है तो उनको क्या फील हो रहा है? देखिए, खुशी से पागल हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है, उसकी छवि, उसकी हंसी छविमान प्रतीत होती है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये होगा आपका सारी चीज़ें, क्योंकि खुशी से वो पागल भी हो रहा है, वो खुशी से आनंद विभोर भी हो रहा है, उसकी हंसी छविमान प्रतीत हो रही, तो सारी चीज़ें हम यहाँ लगे, क्योंकि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्नोक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन है? नागार्जुन जी। चलिए देखते हैं, ऋतुराज, देव, निराला और नागार्जुन। हर पंक्ति में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पंक्तियाँ लिखी किसने हैं। चलिए अब हम आ गए काव्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब ये जो पंक्तियां दी गई हैं, ये कविता है फसल, वहाँ से ली गई है। ठीक है, दो हमारे इस चैप्टर में दो कविताएं हैं ना, यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता हमारी फसल। तो ये पंक्तियां अभी हमारे पास कहाँ से आई हैं? कविता है फसल से। क्या कह रहे हैं? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। क्या सुन भाई, हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारे खेत हैं, आप जानते हो, खेती बहुत भाई हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो अब इन खेतों में सिंचाई करने के लिए किसी एक नदी पर नहीं है। अब नदियाँ कितनी सारी हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, हैं कितनी, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, ना जाने कितनी नदियाँ हैं। ठीक है, कोशी, पुनपुन, पनार, ना जाने कितनी नदियाँ। तो ये नदियाँ क्या होती हैं? इन नदियों का पानी ही किसी तरीके से इन खेतों तक पहुँचाया जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? किसी एक नहीं, किसी दो नहीं, क्या किसी एक नहीं, किसी दो नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है। यानी कि ये जो फसल है, ये किसी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी नदियों का जो पानी है वो इनमें सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं के जादू से ये फसल उगती है। फिर आते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब इन खेतों में बीज को खेत की गुड़ाई करना, बीज बोना, उनकी सिंचाई करना, गुड़ाई करना, फसल तैयार हो जाए तो कटाई करना, तो ये सारे काम जो हैं वो किसी एक हाथ से तो संपन्न नहीं। इन खेतों में काम करने के लिए ना जाने लाखों करोड़ों किसान काम करते हैं। ठीक है, अब ये इन हाथों की ही मेहनत है जिनसे ये फसल लहलहाती है। तो वही उन्होंने कहा, किसी एक हाथ के नहीं, किसी दो हाथ के नहीं, लाखों करोड़ों, यही दिया है ना, कोटि, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। यानी कि उनके हाथों की मेहनत का फल है ये फसल। फिर आते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब ये फसल जिस जमीन पर बोई जाती है, अब हर जगह की ज़मीन में अलग अलग, भाई देखिए आप अगर जाओगे तो जो एरिया जिनमें बारिश ज़्यादा होती है वहाँ चावल ज़्यादा होगा, जहाँ का वेदर थोड़ा हार्ड होता है वहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है, कुछ एरिया दलहन यानी कि दालों के लिए होता है,
कुछ एरिया ऐसा होता है जो जहाँ की मिट्टी जो है वो तिलहन यानी कि तेल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पैदा करने के लिए होती हैं। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अब इतने बड़ी भारत में हर जगह की मिट्टी के अपने अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग जो हैं उनकी क्वालिटीज़ हैं, तो वहाँ पर जो फसल होती है उन्हीं के हिसाब से होती है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि एक दो खेतों के नहीं, यहाँ पर ना जाने लाखों करोड़ों कितने खेतों की मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, जो पौष्टिकता है, वो हमें इन फसलों के माध्यम से मिलती है। कहते हैं ना कि भाई हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी में पौष्टिकता होती है। भाई ये हरी सब्जी में पौष्टिकता आई कहाँ से? ये आती कहाँ से है? जिन मिट्टी से ये सारे पोषक तत्व खींचती है। ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि हजार हजार खेतों की मिट्टी की जो पौष्टिकता है, जो क्वालिटी है, वो किस में आती है? इन फसलों में आती है। नदियों के पानी के जादू से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर उन्होंने इससे क्या पूछा कि भाई नदियों के पानी का क्या मतलब होता है? पानी में मिले जीवनदायी अमृत तत्व, पानी की तरलता, पानी का सतत आगे बढ़ने का गुण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर नदियों के पानी के जादू का सिंपल सा सीधा मतलब ये है कि पानी में जो मिले हुए जीवनदायी अमृत तत्व होते हैं। पानी में भी अब जैसे कहते हैं ना कि भाई गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। अब उस पवित्रता का कारण क्या है? भाई गंगा नदी का जो पानी है वो भी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, लेकिन उसमें ऐसी क्या बात है? आप लोग देखिए ना, हम लोग घरों में गंगा जल लाकर रखते हैं, सालों साल रखा रहता है, लेकिन उसमें किसी भी एक तरह का कीड़ा नहीं पड़ेगा। ऐसे आप नॉर्मल कोई भी पानी रख लो, देखो वो कुछ दिनों में बदबू मारने लगेगा, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सारी चीज़ें, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, सब होता है। लेकिन ये चीज़ कभी भी गंगा नदी के पानी में नहीं होता। हम सभी के घरों के मंदिर में गंगा जल रखा रहता है, तो देखिए कभी उसमें स्मेल आता है? हम कह रहे हैं हम आज से 7-8 साल पहले हम खुद अपने घर में गंगा जल लेकर आए, लेकिन वो अभी तक खराब नहीं हुआ, बिल्कुल बढ़िया है। तो वही चीज़ बताया कि हर जगह की जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ उस तरह की जो है जीवनदायी अमृत लेकर आती हैं। तो गंगा नदी तो अपने आप में ऐसी, आप बोलोगे नहीं सिर्फ एक नदी में, अब भाई आप ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, नर्मदा ले लीजिए, इन सभी में, क्योंकि ये सब अलग अलग जगहों से निकल रही हैं, उन जगहों की मिट्टी, पहाड़ों से जो पौष्टिकता है वो लेकर आती हैं। उनके जल से जब खेती सींची जाती है तो वो पौष्टिकता कहाँ आ जाती है? कहीं ना कहीं फसलों में आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है? पानी में मिले जीवनदायी अमृत तत्व से। और ऐसे भी जीवनदायी, तो पानी तो जीवनदायी होता ही है। हम मनुष्य देखिए, बिना पानी के हम लोग नहीं रह सकते, है ना? हमारी बॉडी ही 70% पानी से बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। काव्यांश के रचयिता कौन है? नागार्जुन जी। चलिए यहाँ पर फटाफट लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा क्यों कहा है? अब उन्होंने ये चीज क्यों कही है? लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। अब इस फसल को उगाकर बड़ा करने की मेहनत का काम किसानों द्वारा होता है, और किसान अपने हाथों द्वारा करते हैं। तो कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं रहा है, यहाँ पर ना जाने कितने किसान कर रहे हैं, उनके लाख लाख हाथ, करोड़ों करोड़ों हाथ जो हैं इस फसल को सींच रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है? किसानों के परिश्रम को महत्व प्रदान करने हेतु, भारत के सभी लोगों के प्रति सम्मान दिखाने हेतु, अनेकता में एकता स्थापित करने हेतु, या उपरोक्त सभी। तो क्यों उन्होंने बोला? तो हम इसको बोलेंगे किसानों के परिश्रम को महत्व प्रदान करने हेतु। भाई ये खेती जो हो रही है, अब मान लीजिए जैसे ये है, आपको खेत अच्छा मिल जाए, बगल में बढ़िया नदी का पानी भी आ रहा हो, प्रकृति भी खूब अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर किसान मेहनत ना करे तो क्या फसल मिलेगी आपको? बिल्कुल नहीं मिल सकती। वो बीज नहीं बोएगा, वो सिंचाई नहीं करेगा, गुड़ाई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तो फसल मिलेगी नहीं। अब इसी को फिर विपरीत आ जाए, किसान खूब मेहनत करे मगर मिट्टी अच्छी नहीं हो, बंजर मिट्टी हो, पानी नहीं मिले, भाई मौसम अच्छा ना हो, तो भी खेती नहीं होगी। तो एक तरीके से जो ये फसल मिल रही है ये प्रकृति और किसानों के सहयोग से हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर किसानों के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने इस पंक्ति का जो है वर्णन किया है, किसानों के परिश्रम का महत्व देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मिट्टी का गुणधर्म से क्या अभिप्राय है? तो अब मिट्टी का गुणधर्म हमने बताया, मिट्टी में बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, उसकी उर्वरा शक्ति होती है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं।
तो क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की सृजनात्मकता, उपरोक्त पहला दूसरा दोनों सही है, या मिट्टी किस स्थान का है। तो सही हम यहाँ पर लगाएंगे जो ये उपरोक्त दोनों। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्ति क्या होती है कि जो उसका उपजाऊ, भाई देखिए कहीं कहीं जो है आप देखेंगे कि बहुत अच्छी हरियाली रहती है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि उसी के बगल में कोई ज़मीन होगी, वही वेदर कंडीशन सब कुछ मिल रही है, लेकिन वो ज़मीन एकदम खाली पड़ी है, पीला पीला एकदम हो रहा है, मिट्टी मिट्टी दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन बंजर है, वहाँ पर कुछ नहीं उगता। तो वो उर्वरा शक्ति, जहाँ पर हरियाली होती है, वो मिट्टी के अंदर की उर्वरा शक्ति होती है। मिट्टी की सृजनात्मकता यानी कि कुछ नया बनाने की जो शक्ति होती है उसके बारे में। अब मिट्टी सृजनात्मक होती है कि नहीं, आप मुझे बताइए। मिट्टी में आप अगर एक जो है गेहूं का बीज बो दीजिए तो देखिए कुछ दिन में पेड़ निकल आएगा ना। तो वो कुछ नया बना देने की उसके अंदर शक्ति होती है। तो इन्हीं दोनों की बात की गई है। एक के नहीं, दो के नहीं की आवृत्ति क्यों की गई है? अब देखिए यहाँ पर 3 जगह था, एक के नहीं, दो के नहीं, ठीक है। पहली बात उन्होंने नदियों के लिए कही, फिर एक के नहीं, दो के नहीं, ये किसानों के बारे में कहा, फिर एक के नहीं, दो के नहीं, ये मिट्टी के बारे में कहा। तो 3 जगह एक के नहीं, दो के नहीं। तो ये बात उन्होंने क्यों कही है? ऑप्शन देखिए क्या है। फसल उत्पादन में सबके योगदान पर बल देने के लिए, गेयता के लिए यानी कि अच्छे से गाया जा सके इसलिए, कविता को तुकांत बनाने के लिए यानी कि उसके जो एंड में जो तुकांत थे उनको जो है कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। कविता रचना में कुछ ऐसी चीज आ जाती है। तो सही क्या है यहाँ पर? फसल उत्पादन में सबके योगदान पर बल देने के लिए, सही ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम ये बोल सकते हैं, सामूहिकता के लिए भी उन्होंने ये बात कही है कि सभी लोग मिलजुल कर काम करें। यहाँ पर क्या है ना, प्रकृति और मनुष्य मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसके लिए भी बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं सामूहिकता के गुण को दर्शाने के लिए इन पंक्तियों का भी इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास आ गया हमारा आखिरी काव्यांश। क्या दिया गया है? फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब भाई इतना सारा होने के बाद हमारे पास फसल तैयार होती है, तो हम कहते हैं कि फसल क्या है? भाई फसल तैयार तो हो गई, कट जाती है, हम खा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में फसल क्या है? क्या कह रहे हैं? और तो कुछ नहीं, वह मतलब फसल कुछ और नहीं, नदियों के पानी का जादू है। यानी कि नदियों से जो पानी मिला, जिससे ये खेत सींचे गए, उनका वो पानी जो है वो इतना पौष्टिक था कि उस जादू से ये फसल तैयार हुई। हाथों के स्पर्श की महिमा है, किसानों ने इतनी मेहनत करी अपने इन हाथों से, ये उन्हीं का क्रिएशन है, ठीक है। भूली काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अब इन्होंने भूली काली संदली क्यों कहा? क्योंकि भाई हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती, कहीं आप देखेंगे भूरी मिट्टी होगी, कहीं काली होगी, कहीं संदली मिट्टी होती। हर जगह क्षेत्रों की मिट्टियों के रंग अलग अलग होते हैं। तो जब रंग अलग अलग है तो इनके गुणधर्म भी अलग होंगे। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि अलग अलग जगहों पर ये जो मिट्टी होती है ये अलग अलग तरह की होती है और इनकी उर्वरा शक्ति से ही ये फसल तैयार होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब सूरज, आप सभी को पता है कि पौधा जो है फोटोसिंथेसिस करता है, सूरज की किरणों से ही पत्तियां अपने खाने को बनाती हैं, ठीक है। अब वही चीज़ उन्होंने बोला कि ये जो है सूरज जब इन पर पड़ता है तो ये अपने लिए खाने को तैयार करती हैं और तब कहीं जाकर ये पौष्टिक फसल तैयार होती है। तो रूपांतरण है सूरज की किरणों का, यानी कि सूरज की किरणों द्वारा जो भोजन ये फसलें बना रही हैं उससे ये मजबूत बनती हैं और उनको हम खाते हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरखन का। अब क्या कह रहे हैं? भाई इस हवा, एक पौधे को पनपने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, इस हवा में भरपूर मात्रा में वो इनको मिलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो वो हवा कहीं ना कहीं इनके लिए वो श्वास लेने का काम करती है। तो इस तरीके से फसल इन सब के सहयोग से बनती है। नदी है, मिट्टी है, किसान है, सूरज है, हवा है, ये सब कहीं ना कहीं सहयोग करके एक फसल का निर्माण करते हैं। सब प्रश्न है, पहला प्रश्न है, फसल को किसका जादू बताया गया है? नदियों के पानी का, कीर्तन के स्पर्श का, मौसम का, बीजों का। तो यहाँ पर अगर हम सही देखें तो जो सही है वो है नदियों के पानी का, क्योंकि बाकी सब चीज़ों का मेंशन नहीं है।
सिर्फ मौसम का तो हम बोल नहीं सकते, है ना। तो जो सही है वो क्या आएगा, नदियों के पानी का। फसल के उगने में मनुष्य के हाथों का क्या योगदान होता है। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य भाई इन हाथों से ही तो परिश्रम करेगा, तभी तो फसल जो है वो बीज बो पाएगा, उनकी सिंचाई करेगा, गुड़ाई करेगा, निराई करेगा, तब कहीं जाकर फसल तैयार होगी ना। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। तो देखिए क्या है, हाथों के परिश्रम ही फसल उगाता है। किसान श्रम से खेतों को जोतता है तब फसल उगाता है। परिश्रम से सिंचाई करता है तब फसल उगती है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फसल के उगने में मनुष्य के हाथों का क्या योगदान है, सारा ही चीज़ें। देखिए हाथों से परिश्रम करता है तभी फसल उगती है, ठीक है। किसान श्रम से खेतों को जोतता है तब फसल उगती है, ठीक है। अगर वो जोतेगा नहीं तो बीज कैसे बोएगा, ठीक है। फिर आते हैं परिश्रम से सिंचाई करता है तब फसल उगती है। तो एक तरीके से मैंने जैसे आपको बताया ना कि भाई एक चीज़ खेत पड़ा हुआ है, तो जब उसकी गुड़ाई करेगा, गुड़ाई करने के बाद उसमें बीज बोएगा, बीज बोने के बाद उसमें सिंचाई करेगा, सिंचाई करने के बाद जब खेत आ जाते हैं तो उनकी निराई करी जाती है, यानी कि फसल के पौधों के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा जो पौधे भी हैं वो भी उग जाते हैं, तो उनको हटाया जाता है, वो निराई करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फसल की हर तरीके से देखभाल करता रहा, समय समय पर पानी देना है, निराई करना है, गुड़ाई करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हर बार करता रहता है। और इस तरीके से फसल जब बड़ी हो जाती है तो फिर उनको काटता है, काटने के बाद उनमें से बीज अलग करता है और तब कहीं जाकर ये बाज़ार में पहुंच पाती है। तो ये सारी मेहनत किसने करी, ये किसने करी, किसान ने, उन हज़ारों करोड़ों हाथों ने करी। तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, पंक्ति का आश्रय बताइए। अब यहाँ पर क्या है, पौधे अपने लिए भोजन इन सूरज के माध्यम से ही बनाते हैं। ये चीज़ हमने अभी आपको बताई, वही चीज़। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सूरज की किरणें पौधों के पोषण एवं वृद्धि में सहायक है, सही है। सूरज के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये भी सही है। सूरज का प्रकाश फसल के उत्पादन में सहायक है, तो ये भी सही है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अब इस पंक्ति के पहले ऑप्शन देख लीजिए, अभी आप समझ में आ जाएगा। पहला है, हवा से ही पौधों का अस्तित्व है। नेक्स्ट है, पौधे हवा से सांस लेते हैं, ये भी सही है। बहती हुई हवा का अंश पौधों में संकुचित हो समा जाता है, तो उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ऑप्शन अपने आप में सही है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्नोक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। अब पाठ का नाम बताना है। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर कई नाम दिए गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कविता कहाँ से ली गई है, फसल कविता से ली गई है। देखिए क्या है, फसल उत्साह कन्यादान अट नहीं रही, तो सही क्या है, ये फसल से ली गई है। चलिए अभी तो हमने कर लिया अपना, ठीक है, काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब हम किस पर बढ़ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं संपूर्ण पाठाध्ययन, यानी कि दोनों ही कविताओं पे आधारित 10-12 प्रश्न हैं जिन्हें हम करेंगे। ये भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जो इनमें से छूट जाते हैं उन्हें हम आपके लिए एक्स्ट्रा ले आते हैं, ठीक है। क्या दिया है, कवि पर बच्चे को मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि पर बच्चे के मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है। हृदय गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीजें हो जाए। भाई वो बहुत प्रसन्न है तो यानी कि गदगद हो गया, वो मन प्रसन्न हो गया, उसका मंत्रमुग्ध हो गया, वो उसी की दंतुरित मुस्कान में ही वो फंसकर रह गए। बच्चे की मुस्कान कैसी होती है, कुटिल, अबोध, हास्यप्रद, या उपरोक्त सभी प्रकार की। तो एक बच्चे की जो मुस्कान होती है वो अबोध होती है, मतलब कि बहुत ही भोली भाली सी होती है, तो सही यहाँ क्या लगाएंगे हम, अबोध। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने बच्चे की मुस्कान को निम्न में किस बिंब के माध्यम से व्यक्त किया है। अब आपको ये बताना है कि कवि ने यहाँ पर बच्चे की मुस्कान को तो बताया, लेकिन वो बिंब कौन सा है, पहले देखिए फिर बताती हूँ बिंब क्या होता है। चाक्षुष बिंब, मानस या उपरोक्त दोनों, या नाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज उन्होंने चाक्षु बिंब से कही है। चाक्षु बिंब का मतलब समझिए क्या होता है। बिंब क्या होते हैं, बिंब होती हैं हमारी स्पर्शेंद्रियां, ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, जिनमें हमारा आँख, कान, नाक, मुंह
और ये हमारे स्किन, ये हमारी सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम, और इन्हीं के माध्यम से बिंब बनता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर बोलें कि बहुत ज़ोर से घंटी बजाता, शरद आया घंटी बजाता हुआ, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजा। अब अगर घंटी ज़ोर ज़ोर से बज रही है तो ये चीज़ हम किस स्पर्श इंद्रिय से समझेंगे? जाहिर सी बात है नाक, क्या कहते हैं, कान से। तो ये क्या होगा, नाद बिंब होगा। ठीक है, जिस है उसी तरीके से अगर हम किसी की कोमलता की बात करें, ठीक है, तो कोमलता हम कैसे महसूस करते हैं? हम उसको छू के महसूस करते हैं। कोई भी चीज़ है ना, हम छुएंगे तो हमें उसका स्पर्श करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। तो वो क्या, कौन सी हमारा बिंब हुआ, वो स्पर्श बिंब होता है। कोई चीज़ अगर हमारे सामने है तो वो दृश्य बिंब होता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, चाक्षुष बिंब। तो चाक्षुष बिंब का मतलब क्या होता है, चक्षु मतलब आँखें। ठीक है, आँखों, आँखों के माध्यम से हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चाक्षु बिंब में आएगा। अब बच्चे की जो दंतोरत मुस्कान है उसे क्या हमने सूंघ कर इस्तेमाल किया, क्या बोल के इस्तेमाल किया, क्या छू के इस्तेमाल किया, या सुन के इस्तेमाल किया? हमने उसकी वो दंतुरत मुस्कान कैसे देखी है, हमने आँखों से देखी। तो ये पूरी कविता में उन्होंने चाक्षुष बिंब का इस्तेमाल किया है, या इसे हम कह सकते हैं दृश्य बिंब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। बिंब हमारे क्या होते हैं, ये हमारी स्पर्शेंद्रियों के द्वारा जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, और कवि शब्दों के माध्यम से वहाँ पर वो दृश्य उकेरते हैं। अब वहाँ पर चाहे कोई चीज़ हमारे, जैसे हम बोले भीनी भीनी सुगंध, अब भीनी भीनी सुगंध तो जाहिर सी बात है नासकीय बिंब रहेगा, क्योंकि उसे हम सूंघ रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं तो नाद बिंब हो जाएगा, छू रहे हैं तो स्पर्श बिंब हो जाएगा, देख रहे हैं तो दृश्य बिंब हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कवि ने बच्चे की मुस्कान को निम्न में से किसकी उपमा दी है? अब बच्चे की मुस्कान को वो कौन कौन सी उपमा दे रहे हैं? कमल के फूलों की, चांद की सुंदरता की, आकाश की नीलिमा की, या उपरोक्त सभी की? तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक दी है और वो है कमल के फूलों की। वैसे तो अगर हम सही बताएं तो उन्होंने मुस्कान के नहीं, बच्चे के शरीर की उपमा दी है, मुस्कान की तो उपमा नहीं दी है ना। ठीक है, तुम्हारा ये धूल दूषित गात, है ना, जैसे लग रहा है छोड़कर जो है वो फूल हमारी झोपड़ी में खिलेगा। तो गात का मतलब शरीर होता है, तो वहाँ मुस्कान की तो बात नहीं की गई, लेकिन क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से सिर्फ एक ही की यहाँ पर उपमा समझ में आती है। कवि हृदय को किनसे छू लिया है? अब कवि हृदय को किसने छू लिया है? बच्चे की मुस्कान ने, माँ की ममता ने, मनमोहक वातावरण ने, या उपरोक्त सभी ने? तो किसने छुआ है? वो है बच्चे की मुस्कान ने। नेक्स्ट आते हैं, मुस्कान क्या है? मानव मन में उत्पन्न भाव, बच्चे की हंसी, खुशी की अभिव्यक्ति, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर मुस्कान क्या है? मुस्कान है मानव मन में उत्पन्न भाव। अब मान लीजिए हम बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है तो हम हंसने लगते हैं, दुख होता है तो रोने लगते हैं, तकलीफ होती है तो कराहने लगते हैं। तो इस तरीके से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो कुछ लक्षणों के माध्यम से बाहर आते हैं। तो ये जो हंसी है वो एक लक्षण है। तो ये कौन सा लक्षण है? ये मानव मन में जो प्रसन्नता का भाव है उसे व्यक्त करता है। तो क्या होगा? हाँ, मानव मन में उत्पन्न एक भाव है मुस्कान। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखने के लिए किसे श्रेय देता है? अब कवि ये जो दंतुरित मुस्कान देख पाया है इसका वो श्रेय, यानी कि इसको पूरी तरीके से किसके कारण देख पाया? जाहिर सी बात है शिशु की माँ के कारण देख पाया। तो क्या है? शिशु को, स्वयं को, शिशु की माँ को, या प्रकृति को? तो किसको धन्यवाद दे रहे हैं? वो दे रहे हैं शिशु की माँ को। नेक्स्ट आते हैं, मधुपर्क क्या है? मैंने अभी बताया आपको, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का जो मिश्रित पेय होता है उसको हम मधुपर्क कहते हैं। देखिए क्या है, दूध, दही, घी, शहद तथा गंगा जल का मिश्रण, शहद की घुट्टी, एक प्रकार की मिठाई, या उपरोक्त सभी? तो हम यहाँ पर का वाले ऑप्शन में लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नदियों के पानी का जादू क्या है? अब ये पूछा गया है। पानी के जीवनदायी तत्व, पानी की सहजता, पानी का अविरल स्वभाव, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ क्या होगा? पानी के जीवनदायी तत्व। प्रश्न संख्या 10 है, मिट्टी के गुणधर्म से अभिप्राय है। अब मिट्टी के गुणधर्म से क्या मतलब है? मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की सृजनात्मकता, मिट्टी में सम्मिलित विभिन्न तत्व, या उपरोक्त सभी?
तो यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी, देखिए हम इस यहाँ पर मिट्टी के गुणधर्म का सीधे सीधे तात्पर्य इन सभी से, मिट्टी की जो क्या कहते हैं उर्वरा शक्ति होती है, सृजनात्मकता होती है और उसमें मिले हुए विभिन्न तत्व होते हैं। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में वर्ण विषय क्या है, वर्ण विषय यानी कि वर्णन करने का विषय क्या है, बच्चे की मुस्कान है। तो देखिए क्या है, बच्चे की मुस्कान, बाल मनोविज्ञान, उपरोक्त दोनों या माँ का वात्सल्य। तो हमारे दिमाग में तो ये था कि भाई बच्चे की मुस्कान का ही तो वर्णन विषय है, लेकिन इसमें इन्होंने एक और एलिमेंट जोड़ दिया, वो था बाल मनोविज्ञान। तो बच्चा किन्हीं परिस्थितियों में किस तरीके से रिएक्ट करता है इसके बारे में भी बताया गया है, कविता में इसके बारे में भी बताया गया है। तो ये आपका क्या होगा, बाल मनोविज्ञान भी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, उपरोक्त दोनों। फसल उत्पादन में कवि ने सर्वाधिक योगदान किसका माना है। तो अब सबसे ज्यादा अगर हम चीज को बोलें तो किसानों का, हवा का, पानी का या सभी का। तो वैसे तो सभी का योगदान होता है, लेकिन सर्वाधिक जो होता है वो इन सभी को ही हम एलिमेंट करेंगे। हमने जैसे अभी आपको बताया कि जैसे किसान होता है, अगर किसान खूब मेहनत कर ले मगर उसे पानी ना मिले, सही सूरज की रोशनी ना मिले, हवा ना मिले, सही मिट्टी ना मिले, तो क्या फसल उगेगी, बिल्कुल नहीं उगेगी। तो उसी तरीके से मान लो सिर्फ पानी मिल जाए और बाकी कुछ ना मिले तो एक तरीके से जो ये फसल है ये सभी के योगदान से ही बनती है। अगर कोई सिर्फ एक कोशिश कर ले और सोच ले कि फसल उगा लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं, सभी के योगदान से ये कार्य होगा। तो देखा, इस तरीके से हमारा अध्याय संख्या 5 यहाँ खत्म हुआ। हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कैसे से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए। कोशिश करिए कि जो कविता आपको पढ़ाई गई है उसको आपको अच्छे से समझना है, जो शब्द हैं उनका मतलब समझना है, उनका अर्थ समझना है, उनका अभिप्राय समझना है और साथ ही साथ उनका आश्रय समझना है कि कवि जो कह रहा है वो तो वो है ही है, उसके पीछे छिपी हुई भी बहुत सारी बातों को वो कहता है। अब आप बोलोगे ये कहाँ, जब मैं आपको किसी भी तरह की कविता या दोहे या चौपाइयाँ समझाती हूँ तो जो कवि कह रहा है वो तो समझाती है, लेकिन उसके पीछे के मतलब को भी यानी कि आश्रय को भी समझाती हूँ मैं। तो उन सारी चीज़ों पे भी आपको फोकस्ड रहना है, आप अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए। ठीक है, तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं और देखते देखते अब हम आ गए हैं अपने काव्य खंड के अंतिम अध्याय यानी कि संगतकार पे। तो अब हम मिलेंगे उस संगतकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपने संगतकार चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फटाफट चैप्टर पढ़ के तैयार रहिए ताकि मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर्स पता हो। ठीक है, चल मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।